हेलो एंड वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 1 नवंबर 2025 के एपिसोड में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी रेलेवेंट हैं। हाल ही में आपने सुना होगा छत्तीसगढ़, हरियाणा और केरला जैसे स्टेट्स में एनएचएम जो नेशनल हेल्थ मिशन के स्टाफ है और आशा वर्कर्स है, उन्होंने स्ट्राइक किया। अब सोचिए, जो लोग सबसे ज़्यादा काम करते हैं ग्राउंड पे, वही अगर प्रोटेस्ट करने लगे तो सिस्टम कैसे चलेगा। चलिए पहले समझते हैं कि हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में किस किस टाइप की वर्कर्स होते हैं। सबसे पहले आशाज यानी एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट्स। ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आती है और ग्राउंड लेवल पे मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, वैक्सीनेशन और डिजीज सर्वेलेंस जैसे काम करती है। ये कम्युनिटी और हॉस्पिटल के बीच का ब्रिज होता है। फिर आती है आंगनवाड़ी वर्कर्स जो आईसीडीएस स्कीम के अंदर काम करती है। इनका रोल न्यूट्रिशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और मेल न्यूट्रिशन से लड़ने में होता है। पीएचसी डॉक्टर्स यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में काम करने वाले डॉक्टर्स जो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में फर्स्ट लाइन ऑफ क्लिनिकल केयर होते हैं। फिर आगे आपका एएनएम्स जो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स कहते हैं जिसे हम, जो मैटरनल और न्यूबॉर्न केयर देती है, इम्यूनाइजेशन करती है और फैमिली प्लानिंग सर्विसेज भी हैंडल करती है। और 2018 के बाद इंट्रोड्यूस हुए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, CHOs जिसको कहता है। ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में काम करते हैं। मोस्टली डेंटल, नर्सिंग या आयुष बैकग्राउंड से ये होते हैं। साथ ही होते हैं विलेज हेल्थ नर्सेस जो आशाज के साथ मिलके रिमोट और ट्राइबल एरियाज में काम करती है, होम विजिट्स करती है और हेल्थ डेटा कलेक्ट करती है। अब प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी समस्या है स्टाफ की कमी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हर 10,000 लोगों पे 44.5 हेल्थ वर्कर्स होना चाहिए, लेकिन इंडिया में ये नंबर कितना है? बस 22। दूसरी दिक्कत है लो सैलरी और रिस्पेक्ट की कमी। आशाज और AWWs को वॉलंटियर बोला जाता है, लेकिन इनका काम दिन बे दिन बढ़ता ही जा रहा है, फिर भी उन लोगों को वॉलंटियर कहा जाता है। तो यही एक प्रॉब्लम है। एनसीडी स्क्रीनिंग, सर्विस, इम्यूनाइजेशन ड्राइव सब कुछ यही संभाल रही है, फिर भी इन लोगों का टाइमली पेमेंट नहीं हो पा रहा है। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम है ब्रेन ड्रेन। स्किल्ड डॉक्टर्स और नर्सेज इंडिया छोड़ के OECD कंट्रीज जा रहे हैं क्योंकि वहाँ सैलरी बेटर है, वर्किंग कंडीशंस भी ठीक है यहाँ से, और डेटा कहता है कि लगभग 69,000 डॉक्टर्स और 56,000 नर्सेस एब्रोड में अभी फिलहाल काम कर रहा है। और सोचिए, सबसे ज़्यादा काम कर रही है वुमेन हेल्थ वर्कर्स, लेकिन उनके लिए बेसिक सेफ्टी जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन का जो मोड हो गया, फिर मैटरनिटी लीव हो गया, ये सब कुछ प्रॉपरली उन लोगों को नहीं मिल रहा है। ये जेंडर डिस्पैरिटी का भी एक सीरियस इशू है। अब सवाल है, क्या गवर्नमेंट कुछ कर रही है इसको लेके? हाँ, कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। आप अगर देखिए तो नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट में इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो मैटरनल मॉर्टेलिटी और टीबी जैसे एरियाज में प्रोग्रेस भी अभी हुआ है। PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंदर ब्लॉक लेवल यूनिट्स, लैब्स और हेल्थ केयर सेंटर्स को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। इंडिया ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड में एक नई सोच रखी है कि हमें मेडिकल मॉडल से हट के मल्टी डिसिप्लिनरी वर्कफोर्स की तरफ बढ़ना चाहिए अभी। साथ ही एक हेल्थ केयर वर्कफोर्स मोबिलिटी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च हुआ है, जिससे ग्लोबल कोलैबोरेशन बढ़ेगा और द वन अर्थ वन हेल्थ विजन ये और स्ट्रेंथन होगा। लेकिन अब भी असली बदलाव तभी आएगा जब हम कुछ फंडामेंटल रिफॉर्म्स लाएं, जैसे रिक्रूटमेंट स्ट्रक्चर को रीथिंक करना होगा, जहां टेम्पोररी जॉब्स की जगह स्टेबल जॉब्स हो, सैलरी और इंसेंटिव्स ट्रांसपेरेंट हो, वर्कलोड की हिसाब से पेमेंट मिले, कैरियर ग्रोथ का क्लियर पाथ हो ताकि कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को लगे कि उनका फ्यूचर सिक्योर है। कॉन्ट्रैक्चुअल और रेगुलर स्टाफ का बैलेंस बनाया जाए। एसेंशियल सर्विसेज में सिर्फ टेम्पोररी लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हम लोग, राइट? तो एक रेगुलर स्टाफ का बैलेंस भी होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ वर्कर्स को लेकर स्ट्रॉन्ग लॉज और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होनी चाहिए, सो दैट दे आर नॉट बीइंग अटैक्ड हियर एंड देयर।
दोस्तों, ये जो वर्कफोर्स क्राइसिस है, ये सिर्फ एक नंबर का इशू नहीं है, ये सिस्टम की असली इनइक्वालिटी और वीकनेस को दिखाता है। अगर हमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अचीव करनी है तो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को सपोर्ट, रिस्पेक्ट और रिसोर्सेज देना पड़ेगा। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, विच इज़ अबाउट नेशनल यूनिटी डे एंड सरदार पटेल। तो हर साल 31 अक्टूबर को हम नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं, यानी राष्ट्रीय एकता दिवस। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने के जन्मदिन पर ये हम लोग मनाते हैं नॉर्मली। सरदार पटेल जी की अगर बात करें तो इन्होंने 562 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ इंटीग्रेट किया था, इसीलिए उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया या लौह पुरुष कहते हैं हम लोग, और उन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। जैसे जर्मनी को यूनाइट किया था बिस्मार्क ने, उसी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इंडिया को यूनाइट किया था। 2018 में उनके ऑनर में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई थी। ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, 182 मीटर्स टॉल। खेरा और बरदौली सत्याग्रह के टाइम वुमेन ने उन्हें सरदार के टाइटल दिया था, तो ये याद रखना है आप लोगों को। वो इंडिया के पहले होम मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे। और सिविल सर्वेंट्स के लिए उन्होंने मॉडर्न ऑल इंडिया सर्विसेज बनाई, इसलिए उन्हें पैट्रॉन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट्स भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन कमिटीज़ भी उन्होंने लीड की थी, जैसे आपका फंडामेंटल राइट्स का कमेटी, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एरियाज़ की कमेटी और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटीज़ उन्होंने हेड किया था। अब बात करते हैं एक और इंटरनेशनल इशू की, द यूएस टू रिज्यूम न्यूक्लियर टेस्टिंग। 33 साल के बाद यूएस ने डिसाइड किया है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग दोबारा शुरू करेगा। ये स्टेप डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर के बाद लिया गया था। इस डिसीजन के पीछे का रीज़न है रशिया और चाइना की रिसेंट न्यूक्लियर एक्टिविटीज़। आपको याद होगा यूएस ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1945 में, जिसका नाम था ट्रिनिटी टेस्ट, जिसको हम लोग मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर जानते हैं। लेकिन 1992 के बाद यूएस ने टेस्टिंग रोक दी थी, कोल्ड वॉर के एंड और सीटीबीटी ट्रीटी साइन होने के बाद। सीटीबीटी यानी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी एक ग्लोबल ट्रीटी है जो न्यूक्लियर टेस्टिंग को बैन करती है। लेकिन अभी तक सीटीबीटी लीगली एनफोर्सेबल नहीं हुआ है, क्योंकि 44 कंट्रीज़ में से कुछ ने अब तक साइन या रेटिफाई नहीं किया है। इंडिया ने भी सीटीबीटी को अपोज किया था, क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, इसका नेचर जो है ये डिस्क्रिमिनेटरी है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है इसमें। और दूसरे देश लैब में सिमुलेटेड टेस्टिंग करते ही रहेंगे तो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का क्या फ़ायदा है। ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको थोड़ा जान लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं वेस्ट एशिया की तरफ एक नई टॉपिक की, और इंडिया गेट्स वेवर फॉर चाबहार पोर्ट। ईरान के जो चाबहार पोर्ट है उसमें इंडिया को फिर से 6 महीने का यूएस सैंक्शंस वेवर मिला है। चाबहार पोर्ट गल्फ ऑफ ओमान के पास है और ये ईरान का एक ओशनिक पोर्ट है। इंडिया ने 2015 में ईरान के साथ एमओयू साइन किया था शहीद बेहस्ती एयरपोर्ट डेवलप करने के लिए। इसका फ़ायदा क्या होगा इंडिया के लिए? ये पाकिस्तान को बाईपास करेगा, सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंचने का रास्ता ये देता है। ये पार्ट है INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये चाइना के ग्वाडर पोर्ट इनिशिएटिव का स्ट्रेटेजिक काउंटर भी है और इंडिया के ट्रेड कॉस्ट स्पेशली ऑयल रिड्यूस करने में हेल्प करेगी। अब बात करते हैं एक क्लाइमेट साइंस एक्सपेरिमेंट की। ये अगला टॉपिक है हम लोग आज। ये कुछ छोटा टॉपिक्स है जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो हम लोग थोड़ा इसको कवर कर लेते हैं। अमेजॉन फेस प्रोजेक्ट। ब्राज़ील के साइंटिस्ट ने अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में स्टार्ट किया है अमेजॉन फेस प्रोजेक्ट। फेस का मतलब है FAC, मतलब इसका मतलब क्या है? फ्री एयर कार्बन डाइऑक्साइड एनरिचमेंट। इस प्रोजेक्ट में फ्यूचर का एटमॉस्फेयर सिमुलेट किया जाता है बाय इंक्रीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉरेस्ट एरिया। इससे साइंटिस्ट देखते हैं कि अमेजॉन फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज कैसे हैंडल करेगा, जैसे एक टाइम मशीन। ये एक्सपेरिमेंट हेल्प करेगा समझने में कि ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट से फॉरेस्ट कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। अगला टॉपिक भी स्पेस साइंस से रिलेटेड है, लार्ज मेगालेनिक क्लाउड डिस्कवरी। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक नई डिस्कवरी की है लार्ज मेगालेनिक क्लाउड LMC में। ये एक ड्वार्फ इरेगुलर गैलेक्सी है जो मिल्की वे के बाहर है, अप्रॉक्सीमेटली 1.6 लाख लाइट ईयर्स फार अवे।
इसमें एक यंग स्टार ST6 के आसपास 5 कार्बन रिच कंपाउंड्स मिले हैं जो अर्ली यूनिवर्स का प्रिमिटिव केमिस्ट्री को समझने में हेल्प करेंगे। लार्ज मेगालेनिक क्लाउड पे काफ़ी स्टार फॉर्मेशन हो रही है, इस वजह से साइंटिस्ट इसको स्टडी करते हैं और इससे स्पेस केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। और अब चलते हैं एक वाइल्ड लाइफ अपडेट की तरफ। ये आज के लास्ट टॉपिक है हम लोगों का, नौरादही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट्स अ न्यू होम फॉर द चीताज। मध्य प्रदेश का नौरादही सेंचुरी चीताज का थर्ड होम बनने जा रहा है आफ्टर कुनो एंड गांधी सागर। ये सेंचुरी बंदेलखंड रीजन में है और ये काफ़ी अच्छी ग्रासलैंड और प्रे बेस यहाँ मौजूद है। प्रोजेक्ट चीता के अंदर इंडिया ने नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीताज इंपोर्ट किए थे, क्योंकि इंडिया में ये स्पीसीज 1952 में एक्सटिंक्ट हो गई थी। कुनो के बाद गांधी सागर और अब नौरादही में रिलोकेशन हो रहा है टू रिस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस। तो एस्पिरेंट्स आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। दिस इज फोकस यूपीएससी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।